नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार अवामी पर। मैं हूं वेद प्रकाश और हाजिर हूं 7 बजे का ये खास बुलेटिन लेकर, जिस पर बात होगी इस बुलेटिन में महाराष्ट्र में जिस तरह सरकार राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिली उस पर बात होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे रांची और बिहार, झारखंड और बिहार की कुछ बड़ी खबरों की, जिनमें प्रमुख रूप से है समरीलाल, जो कांके से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन पर उनके नॉमिनेशन पर सवाल उठाया गया, उस पर बातचीत करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे मुंगेर में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी जाती है एक नाबालिग की, और उसके बाद अब पीड़िता के परिजनों को धमकी दी जा रही है, वहीं पुलिस भी सहयोग नहीं कर रही है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुंबई की, महाराष्ट्र की बड़ी खबर से, जिस पर आज दिन भर हलचल मची रही और पिछले करीब 80 घंटे से लगातार, जब से सरकार बनी है, नई सरकार बनी, तब से लगातार हलचल मची रही। और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई करी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट पास करने को कहा, यानी 27 तारीख को कहा कि शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट पास करें, लेकिन उससे पहले ही एक नया घटनाक्रम मोड़ लिया है, और वो लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया सीएम पद से। क्या कुछ पूरा वाकया रहा, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र में जारी हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच देवेंद्र फडणवीस ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनसे पहले डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बुधवार को ही शक्ति परीक्षण कराया जाएगा, मतदान गुप्त नहीं होगा और अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी करेंगे। सभी प्रक्रियाएं शाम 5 बजे तक पूरी कर ली जाएंगी और उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। अस्थायी स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और फिर शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन अब इसकी नौबत नहीं आएगी। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा 105 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस चुनाव में शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे महाराष्ट्र में क्या गुल खिलता है। जी, तो ये महाराष्ट्र की हलचल रही, जो पूरे दिल्ली से लेकर मुंबई तक कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला है। और एक नया, मनोज कुमार सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार अवामी पर। पहला सवाल, जो जिस तरह का घटनाक्रम रहा, पिछले 80 घंटों के भीतर इस्तीफा, पहले शपथ ग्रहण रातों रात, फिर 80 घंटे के भीतर इस्तीफा। देखिए, ये जो राजनीतिक घटनाक्रम थे उसमें ये होना था, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जिस तरीके से सरकार का गठन देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने शपथ ली थी आनंद फानन में, उन लोगों ने पहले ये नहीं किया कि अजित पवार के साथ आवाज नहीं मिल रही है, नेटवर्क इश्यू। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आया कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए और गुप्त मतदान नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, और जो भी प्रक्रिया होगी फ्लोर टेस्ट पास करने की या फ्लोर टेस्ट की, इस प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके पहले मुंबई के एक बड़े होटल में देर रात 162 विधायकों का परेड कराया गया और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने अपनी ताकत दिखाई, आपको बता दें। और एक बार फिर से चलेंगे मनोज जी के पास। मनोज जी, कुछ कह रहे थे आप। तो ये जिस तरीके से आनंद फानन में निर्णय लिया गया जी, तो एक कयास ये भी लगाया जा सकता है, और कयास क्या, इस पर ये राजनीतिक अनुमान, सटीक अनुमान है कि इस लिहाज से शपथ लिया गया कि यदि अजित पवार इस देवेंद्र फडणवीस के पाले में आ गए हैं तो सरकार गठन के बाद हो सके तो सरकार में शामिल होने के लिए एनसीपी के मेजॉरिटी में विधायक शरद पवार की तरफ से टूटकर अजित पवार की तरफ आ जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो 10 लोग उनके साथ गए थे अजित पवार के साथ, एनसीपी के विधायक, उनमें से भी लगातार लोग टूटना शुरू किया। सबसे बड़ी बात रही कि गोपीनाथ मुंडे का जो भतीजा है पंकज मुंडे, वो बैठक ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एनसीपी विधायकों को वो ले आते हैं उनके पाले में, चूंकि एनसीपी से ही विधायक हैं अजित पवार के पास। लेकिन पंकज मुंडे ही शाम होते होते शरद पवार के पाले में चले जाते हैं, और धीरे धीरे जब एनसीपी के विधायक पुनः लौटने लगे
अपने पुराने जो अध्यक्ष हैं शरद पवार के खेमे में, तो उस समय ये अकेला पड़ गया। और एनसीपी ने भी 51 लोगों का ही दावा किया, अजीत पवार सहित 3 लोगों का, तो उसने छांट कर रखा, कहा कि हमारे पास 51 विधायक हैं, 44 कांग्रेस के हैं और 56 विधायक एनसीपी के शिवसेना के, तो लिहाजा उनका बहुमत स्पष्ट दिख रहा था। और ये तीनों जितनी संख्या ये लोग बता रहे थे, वो संख्या अंत समय तक बनी रही। और देवेंद्र फडणवीस को ये एहसास हो गया, आज जब चूंकि 15 दिन का उनको टाइम मिला था, तो 15 दिन में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके पास वक्त नहीं था कि वो कल फ्लोर टेस्ट में अपने को साबित कर सके और फ्लोर टेस्ट में वो पास कर सके। और स्थिति वही हुई कि जो कर्नाटक में स्थिति बनी थी, वही महाराष्ट्र में स्थिति बनी। और एक बार पुनः भाजपा का जो और उसके चाणक्य कहे जाने वाले जिन लोगों ने भी ये गेम प्लान किया था, वो फेल कर गया जी। और आज की तारीख में जब वहां पर राष्ट्रपति शासन पहले ही खत्म हो चुका है जी, तो अब सरकार बनाने का जिसके पास मेजोरिटी है वो दावा करेगी पार्टी या गठबंधन दावा करेगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, सरकार गठन के लिए जिन हथकंडों को अपनाया गया, जिन तरीकों को अपनाया गया, वो एक परिपक्व राजनीतिक पहचान नहीं छोड़ पाया और वो राजनीतिक रूप से उसमें भाजपा जो है वो एक्सपोज हो गई और जल्दीबाजी का लिया गया निर्णय अंततोगत्वा जाकर फ्लोर टेस्ट से पहले ही वो गिर गई जी। एक सवाल और खड़ा होता है यहाँ पे, हालांकि फडणवीस ने एक निशाना साधा है, लेकिन इसके पहले कई बैठकें हुई और उसके बाद बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हुए। और तमाम ये जो बैठक हुई दिन में करीब लगभग 12:30-1 बजे के आसपास में, उस बैठक के बाद फिर कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया कि बहुमत साबित नहीं कर सकते हैं और इसके बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई भी जब चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर, सबसे बड़ी पार्टी नहीं बल्कि ये कहें कि अपेक्षा से अधिक मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में पहुंची हो, उस पार्टी के साथ अगर प्रदेश में, महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में इस तरह की घटना होती है तो ये चिंताजनक बात है। कर्नाटक के बाद, कर्नाटक की बात तो दूर है, लेकिन महाराष्ट्र में जो ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जो बैकफुट पर आना पड़ा है बीजेपी को और उसके नेता को, तो ये स्थिति जो है कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए नेगेटिव साबित हुआ है। और इसी के लिए आपको दिल्ली में जो इसके आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उन लोगों ने इस पर मंथन किया और डिसीजन लिया कि फ्लोर टेस्ट में फ्लोर पर जाकर गिरने की बजाय एक रास्ता निकाल लिया कि हम पहले ही कह दें कि भाई हम बहुमत हमारे पास नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात हो गई, उनको कहने के लिए एक और चीज मिल गया कि अजीत पवार ने इस्तीफा सौंप दिया। डिप्टी सीएम, क्योंकि एज डिप्टी सीएम उन्होंने वोट लिया था और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया और इस्तीफा उन्होंने गवर्नर से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को सूचित किया जी। तो उनके इस्तीफा के 1 घंटे बाद, 1 घंटे में 2 इस्तीफा हुआ। अजीत पवार के इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा कि चूंकि अजीत पवार बैकफुट पर चले गए हैं, वो समर्थन नहीं दे सकते, हमारे साथ नहीं है, तो इसलिए हमारे पास अब बहुमत नहीं बचता है। क्योंकि जब अजीत पवार के समर्थन को लेकर ही उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया। बिल्कुल बिल्कुल इस्तीफा दे दिया तब कोई बात ही नहीं बच जाती जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे और कहेंगे कि फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत के बाद निशाना साधा सब तमाम दलों पर, एनसीपी पर भी, कांग्रेस पर भी, और कहा कि अब विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, किसानों के साथ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शिवसेना पर उन्होंने करारा वार किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व जो है अभी सोनिया गांधी के चरणों में नतमस्तक है। देखिए, किसी भी दल का हिंदुत्व या उसका अपना एजेंडा, अपना विचार, अपनी सोच, अब कहीं ऐसा नहीं है कि कोई दल ऐसा छूटा रह गया है कि जहां पर सत्ता के संघर्ष में अपने सिद्धांतों के साथ भी लोगों ने समझौता किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या वो लेफ्ट हो या राइट हो।
ये कह लें कि चाहे वो समाजवादी अपने को कहने वाले हों, वाम दल हो, या भारतीय जनता पार्टी जैसी जो अन्य पार्टियां जो अपने आप को ये दावा करती हैं हिंदुत्ववाद का वगैरह वगैरह, कई जगहों पर ये निशान मिली है, कश्मीर में मिली है, और भी जगहों पर जो सरकारें चल रही हैं वो विचारधाराओं में वहां अंतर है। तो एक जो साझा एजेंडा होता है जी, उस एजेंडे पर चूंकि सरकार चलती है, जिसमें एक दूसरे को लिए जो आपत्तिजनक एजेंडे होते हैं जो उसको किनारे कर दिया जाता है, और विकास और राज्य के बेहतरी के लिए जो चीजें होती हैं उस एजेंडे पर साझा सहमति के साथ सरकारें चलती हैं। तो इसमें हिंदुत्व कहीं कोई बात नहीं है, ना ही कहीं किसी और चीज की बात है। उन लोगों में भी मीटिंग हुई है और आम सहमति उनकी बन चुकी है तीनों का, कि जो साझा अपना एजेंडा है उन लोगों ने तय कर लिया है कि हमें किन किन बिंदुओं पर सरकार बनाने के बाद काम करना है, किन किन बिंदुओं पर हमको समझौता करना है, उसको हमें इस बीच में नहीं लाना है। तो ये एक बात हुई। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि शिवसेना बार बार ये कहती रही कि हमारे साथ 2.5 साल 50-50 का जो वादा था वो बीजेपी ने तोड़ दिया। बीजेपी ने कहा ऐसी कहीं बात नहीं हुई। आज स्थिति ये है कि अगर बीजेपी उस दिन मान गई होती कि चलो भाई 2.5 साल अभी हम हैं, 2.5 साल के बाद अगर उद्धव ठाकरे शिवसेना को अगर कुर्सी सौंपनी पड़ी तो स्थिति वही हो गई कि आधा मिलान आधा छोड़ पूरा को धावे, पूरा मिलान आधा पावे। तो अब बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। अब अगर सरकार बननी है तो इन 3 गठबंधनों की ही सरकार बनेगी। वहां पर उद्धव ठाकरे को तीनों दल ने मिलकर नेता चुन लिया है। अब राज्यपाल के पास अगर ये लोग दावा करते हैं उसके बाद की क्या राजनीतिक घटनाक्रम होती है ये तो फिलहाल बिल्कुल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो मनोज कुमार सिंह जी थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े सहयोगी भी हैं हमारे, और ये बता रहे थे कि किस तरह महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है बीते 2 दिनों से 3 दिनों के भीतर में, ये काफ़ी चौंकाने वाला था। हालांकि बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं था, बावजूद इसके सरकार बना दिया गया, लेकिन स्थितियां जो नज़र आ रही है वो बीजेपी विपक्ष में बैठने को तैयार है।